चालू है। हेलो, नमस्कार। मैं ध्रुव कुमार। आज आपके लिए अब आपका बेसिक चल रहा है और जो कल कराया था उससे आगे चलते हैं। मासा थोड़ा और कम करो जाए, कम करो, कम। हेलो, और कम। हेलो, अब सही है। बेटा कल कहाँ तक हो गया था? वैद्युत चुंबकीय बल पूरा हो गया ना। अब चलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। और प्रबल की अंग्रेजी होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हेडिंग डालिए प्रबल नाभिकीय बल। अब ध्यान से सुनिए। कोई भी परमाणु होता है, क्या होता है? और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, क्या होता है? नाभिक में मुख्यतः दो चीजें होती हैं। होती तो बहुत सारी, लेकिन मुख्यतः कितनी होती हैं? दो। एक होंगे प्रोटॉन और एक होंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो नाभिक में जो तीव्र प्रबल आकर्षक बल कार्य करता है, जो एक दूसरे को यानी नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, उस बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। और ये नाभिकीय बल प्रबल नहीं होता तो प्रोटॉन के पास कैसा आवेश है? धनावेश। और दो चार प्रोटॉन होंगे तो वे एक दूसरे का करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और नाभिक ब्लास्ट कर जाएगा। तो अब जब ब्लास्ट न करे, जब बल को बांधे रखते है प्रबल नाभिकीय बल। अब काउ नाविका में बहुत ज्यादा प्रोटॉन है जाता है, कहा जाता है एवाई टू प्रोटॉन की संख्या 82 ते ज्यादा है जाए, या न्यूट्रॉन की संख्या ते 1.5 गुने ते ज्यादा है जाए। तो वह पदार्थ में हर वक्त अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, क्या निकलते रहते हैं? और ऐसे पदार्थन कहता है रेडियो एक्टिव। क्या कहता है? काम ते अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं, लेकिन ये तीनों एक साथ कभी नहीं निकलती हैं। दो एक साथ निकलेंगी, लेकिन अल्फा बीटा एक साथ कभी नहीं निकलेंगे। या तो अल्फा गामा निकलेंगे या बीटा, लेकिन बीटा अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलेंगे। गामा दोनों के साथ निकल, ठीक है। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच कार्यरत कैसा तीव्र आकर्षक बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय कहते हैं। अब प्रबल नाभिकीय बल ऐसा तो नहीं है कि प्रोटॉन ने बीच ज्यादा लगे या न्यूट्रॉन ने बीच ज्यादा लगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सबके बीच समान रूप से कार्य, जना के प्रोटॉन प्रोटॉन उन पर ज्यादा लगे और न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं, सब पर कैसा लगता है? समान लगता है। बेटा कोई पूछ ले कि कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव हो, तो न्यूट्रॉन नहीं और प्रोटॉन नहीं संख्या निकाली हो, और जब पदार्थम न्यूट्रॉन नहीं संख्या प्रोटॉन नहीं संख्या दे 1.5 गुने से ज्यादा है, तो पदार्थ कौन सा है जा? रेडियो एक्टिव। अब कहो पूछ लेता है एक बार लिख दी 1H1, एक लिख दी 1H, एक लिख दी 1H। कभी पूछ रहा है इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव है? अब जहां में न्यूट्रॉन कितने? 0। जहां में कितने? 1। और जहां में कितने? न्यूट्रॉन की संख्या निकलते कैसे? नीचे वाली संख्या ऊपर वाई में थे घटा दो। नीचे वाली संख्या ऊपर वाई में थे न्यूट्रॉन की संख्या, और जहां में थे 2 में थे 1 गए तो क्या आए, और 1 गए और 3 में थे तो जहां में 1.5 गुने थे ज्यादा है, तो वो क्या? नाविक में उपस्थित, लिखिए जल्दी लिखिए, नाविक में उपस्थित धन आवेशित प्रोटॉनों, प्रोटॉन के पास कैसा आवेश होता है? हाँ, धन आवेशित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन के पास आवेश होता है? हैं? नहीं होता। आवेश रहित न्यूट्रॉनों के बीच, आवेश रहित न्यूट्रॉनों के बीच कार्यरत, कार्यरत तीव्र आकर्षक बल को
तीव्र आकर्षक बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। यह प्रोटॉन प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉनों के बीच समान रूप से कार्य करता है। बेटा याद कर लियो जाए, ये 12th में पढ़ना है तुम्हें सेकंड बुक में। अब याद है जाएगा तो वहां याद इन करना पड़े, और अब याद इन करो तो वहां याद। और समझ लो, हर चीज समझना चाहिए। प्रोटॉन के पास कैसा होता है? धनावेश। और नाभिक की बात है रही है काय की? अब एक जगह रुके हुए हैं तो जिनमें कोई चीज बांध रही है, और वो चीज बांध रही है, वाको नाम का है प्रबल नाभिकीय। और नाभिकम दो चीज होते हैं, क्या चीज होते हैं? प्रोटॉन और प्रोटॉन के पास कैसा आवेश होता है? तो धनावेशित प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास कैसा आवेश होता है? होता ही नहीं है। और जब चीजें पास आवेश ना आए भाई भाषा में क्या लिखेंगे? आवेश रहित, या ऐसे लिख दो न्यूट्रॉन। आवेश रहित ही सही रहेगा, आवेश रहित न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉनों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है। अब कोई पूछा सा जे प्रबल नाभिकीय बल, जो तुम्हारा नाभिकीय बल जो है, प्रोटॉन में बीच ज्यादा लगे हो क्या न्यूट्रॉन में बीच ज्यादा लगे हो क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बीच ज्यादा लगे हो? किसी के बीच ज्यादा नहीं लगेगा, सबके बीच समान रूप से कार्य करेगा। ठीक है ना? इसमें नेक्स्ट लाइन डालिए, प्रबल नाभिकीय बल के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आवाज ज्यादा है? प्रॉब्लम है ये? चलो थोड़ी कम कर दो, ज्यादा कम ना, थोड़ी कम। हाँ बस। मैं ये कह रहा हूं, नहीं मेरी सुनिए, मैं ये कह रहा हूं अपनी प्रॉब्लम अपने आप संभाले जा। अब काउ चीज के एक बात ध्यान रखना, लिखने का तरीका है, जहां गुण आएंगे काउ चीज के और एक से ज्यादा होंगे तो अपने आप एक लाइन ऑलरेडी जोड़ देनी है, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। और पेपर में भी लिखना है, इसके निम्नलिखित गुण। हम काउ चीज के बोले इसके गुण, तो अपने आप एक लाइन में बोलू चाहे ना बोलू अपने आप लिख दे दीने इसके निम्नलिखित गुण। चौके एक लाइन तो बड़े वो मिलेगी ना मिलेगी, और पेपर में बच्चे देखी जाते हैं हाँ क्या लाइन लिख रही हैं। पढ़ा तो बाद में जाता है, पढ़ा बाद में जाता है। और कोई टीचर है, मुश्किल से मुश्किल आप देखिए क्या 1 घंटे में 20 कॉपी चेक करता है, कितनी? तो 1 मिनट में वो एक कॉपी चेक करने में कितना टाइम लगा? 3 मिनट। 3 मिनट में उसे कॉपी चेक करके नंबरों का ऐड करके और कॉपी चढ़ानी होती है। तब मुश्किल से मुश्किल क्या मिनट पढ़ेंगे? तुम्हारी कॉपी है 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1.5-2 मिनट में सही कॉपी पढ़ जाई। तो टीचर क्या देखते हैं? मैन पॉइंट देखते हैं। क्या? बस उन्हें पता रहता है ये कमी कहाँ कर सकता है, ये कमी। और मैं बता दिया करूंगा स्टूडेंट यहाँ कमी करते हैं, वह तुम ढांते दिमाग में डाल ले, वो कमी नहीं होनी चाहिए, ये इसके लिखित गुण होते हैं। अब बेटा इसका कोई फॉर्मूला है? अरे इसका कोई फॉर्मूला है प्रबल नाभिकीय बल का? मैंने लिखाया है कोई? तो ये वित्तकुंभक के नियम का पालन करे हो? या फॉर्मूला ही ना है, कचू हतु ही ना है, बस एक बल है तो वित्तकुंभक के नियम का पालन करे हो? तो नंबर 1 हम क्या लिख देंगे? यह वित्तकुंभक के नियम का पालन। लिखिए नंबर 1, यह वित्तक्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है।
पर अपने सब कामों को फिजिक्स का स्टार्ट होने से पहले क्लोज कर दीजिए। याद ना, आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू हो गया, मोस्ट 100% उपस्थिति चाहिए। और फिर पूरी बात सुन लीजिए, और फिर भी तुम्हारे नंबर कम आते हैं तो कमी मेरी है। कौन की है? लेकिन तुम अपना 100% देता है ना मुझे, और तुम्हारे 100 में से 99% नंबर आए तो कमी मेरी है। लेकिन 100% तुम्हारा देवा बहुत जरूरी है। ठीक है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। नंबर सेकंड बेटा, ये संरक्षी बल है? नहीं है। देखो यह संरक्षी बल नहीं है। यह केंद्रीय बल नहीं है। अब बेटा, सबसे ज्यादा प्रकृति में पावरफुल बल है तो यही बल है। कौन सा? तो नाइट ला दो। यह प्रकृति में पाए जाने वाला, यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे प्रबलतम बल है। बेटा कोई पूछे सबसे प्रबल बल कौन सा होता है तो तुम्हारे मोटे जवाब का आना चाहिए। और सबसे कमजोर कल बताया था ना। हाँ। अब कोई पूछे कितना प्रबल हो तो है, तो जैसा तुमने बताया है नहीं, अब बताते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना प्रबल है? 10 की पावर 38 गुना प्रबल, तथा वैद्युत चुंबकीय बल की तुलना में, तथा वैद्युत चुंबकीय बल की तुलना में कितने गुना प्रबल है? 100 गुना। हमें क्या सर पर ही 100 गुना, क्योंकि जो कल वैद्युत चुंबकीय बल था गुरुत्वाकर्षण की तुलना में कितना गुना प्रबल हो? 36 गुना। तो 36 से जब हम भाग देंगे तो कितना आबो? 100 गुना। 100 गुना प्रबल है। कोई डाउट? नहीं लगे? इसमें संतृप्तता का गुण देखो, इसमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है। उसमें क्या दिख रहा है? संतृप्तता को मतलब बेटा मैं बताता हूं क्या होता है। क्या सपोज करो जो कोई नाविक है, का है, और जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन है बहुत सारे, बस समझाएगा इतना ही काफी है। संतृप्तता को मतलब है, मान लो जे प्रोटॉन हो या जे, तो जे अपने निकट के प्रोटॉन न्यूट्रॉन ते ही क्रिया करेगा, यानी गुण पे ही बल लगावो, ना कि सबन पे। सबन ते या कोई अपने निकट के ते ही, हाँ संपर्कम रहेगा, उन पर ही बल लगाएगा और भूमि प्रतिशत करे, ना कि सब पे। ठीक है? नंबर नेक्स्ट। देखो यह पाई मेसानों के, पाई मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। पाई मेसान क्या तरह के बताए? धन पाई मेसान, ऋण पाई मेसान, और एक तो जो होता है एक
अब ध्यान से सुनियो, कोई पदार्थ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने हुए, तो प्रोटॉन जिन्हें में पाई में सानो आदान प्रदान है वो कर तो है काय को, और पाई में सान को आदान प्रदान है वे थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन कन्वर्ट है होते रहता है। ठीक है, और कन्वर्ट है जहां तक आए तो जब विनिमय थी जिनम जो बल बने हो रहे तो का वही विनिमय का कारण है। ठीक है, और जे पाई मेसान की खोज युकावा ने की थी शायद 1938 में। ठीक है, अब भाई की बात है 1938, कोई ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, ध्रुवल नाभिकीय बल। ध्रुवल नाभिकीय बल, देखिए रेडियो एक्टिव की घटना में, रेडियो एक्टिव की घटना में बीटा कणों के क्षय तथा मूल कणों के बीच कार्यरत बल को, मूल कणों के बीच कार्यरत बल को ध्रुवल नाभिकीय बल कहते हैं। यानी रेडियो एक्टिव की घटना में जब बीटा कण निकलता है तो वह जो बीटा कण की डिस्टेंस 10⁻⁻16 का पावर -16 से ज्यादा है जहां तक है, तो जहां बल को नियंत्रण कम है जहां तो है, और बातें बीटा कण निकल जाता है। क्या होता है, बीटा कण निकल जाता है, और जाते कम रहेगो तो वह रोके रखेगा। ठीक है, और बीटा कण इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम बीटा कण है। क्या है, बीटा कण है। तो आवेश भी इतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, और द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर रहेगा। तो नेक्स्ट लाइन डाल लीजिए इसी में, ध्रुवल नाभिकीय बल के गुण। एक लाइन कौन सी अपने आप जोड़ देनी है, हाँ या अपने आप जोड़ दो, जहां जहां गुणा में मुई मुई जोड़ दो, कम से कम 50 बार आवो ये पूरी थ्योरी में। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, पहले 3 कॉमन है, पहले 3 प्रबल नाभिकीय वाले कॉमन है। ठीक है, तो 3 लिख दो। यह कोई फॉर्मूला है तो विक्रम वर्ग के नियम का पालन करे हो, लिख दिए विक्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। यह संरक्षी बल नहीं है, हमारे सेकंड यह संरक्षी बल नहीं है। नंबर 3 में यह केंद्रीय बल नहीं है। यह केंद्रीय बल नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻25 गुना, कितना, 10⁻25 गुना प्रबल होता है। यह लघु परासी बल है, लघु परासी बल है, यह लघु परासी बल है जो 10⁻⁻16 मीटर दूरी तक, 10⁻⁻16 मीटर की दूरी तक कार्य करता है,
बेटा कितनी दूरी तक कार्य करेगा जी? 10 की पावर माइनस 16। और प्रबल नाभिकीय बल 10 की पावर माइनस, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल 10 की पावर माइनस 15 था, ये 10 की पावर माइनस। अब जे ज्यादा है कि जे ज्यादा है? ऊपर भाई ज्यादा है, चौको प्रबल हो का हो, तो वो थोड़ी और ज्यादा दूरी तक काम कर लेगा। काय तक? सोचो जन प्रबल नाभिकीय बल ही तो प्रबल है, तो जय दूरी ज्यादा है ना, ये थोड़ी ज्यादा दूरी तक काम कर ले हो। जब बाकी अपेक्षा कैसो है? कमजोर है, तो जब बातें थोड़ी कम दूरी तक कार्य करे हो ना। क्लियर है? कम ज्यादा चो। नेक्स्ट लिखो, यह बोसोनों के, बोसोन, यह बोसोनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। बेटा हमारे देश के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, उसके नाम पर इन कणों के जो कण जो विनिमय थे, जो उत्पन्न है ना, एक दूसरे में आदान प्रदान थे, जो बल बनो ना, उनके नाम पे एक कणों नाम कहा जाएगा है बोसॉन। सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे वो कणों का नाम क्या दिया गया है? बोसॉन। ठीक है, ऐसा ना तुमने मात्रा जूल सुना है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक के सम्मान में कछु राशि ने बुने नाम ते ही मात्रा डिनोट कर दे जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। विभिन्न प्रकार के संरक्षणों के नियम, विभिन्न प्रकार के संरक्षणों के नियम। नंबर फर्स्ट हेडिंग, आवेश संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, तुम ध्यान से बात समझियो और अपने आप लिख दोगे। तो बेटा आवेश है न तो हम उत्पन्न कर सकते और ना केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे भेज सकता है। क्या कर सकता है? और एक जगह से दूसरी जानी में का हुआ है, आगे से उठाए के पीछे को और पीछे से उठाए के आगे बैठा दू, तो केवल बात स्थान ही तो परिवर्तित कर रहा हूं। अरे कोचिंग जितने बालक है तो नहीं रहने क्लास में, ना कोई आवे ना जावे। तो अब मैं जाए माँ भेज दू जाए, तो बालक नहीं संख्या में कोई चेंजिंग आ गई, केवल काय में चेंजिंग आ गई, स्थान परिवर्तन में। काय में? अब यहीं पे हम क्या लिख सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न केवल इसका स्थानांतरण, या ऐसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित, यही बात है लिख सकता है। को लिख सकता है, एंड अप करियो। ठीक है, यही है, लिख दो, लिख गो नियम पर। हाँ, काउ को नियम आवे, एक ध्यान बात याद रखियो, इस नियम के फिर लिख दो, लिख दो, इस नियम के अनुसार। 12th में पढ़ोगे, पहले चैप्टर में आवेश संरक्षण का नियम, हाँ लिखवाऊंगा सभी से। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। केवल इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेजा जा सकता है। बेटा आवेशन की 3 विधियां होते हैं, कितनी? तुम्हारे कोर्स से हट गई हैं, एक छोड़ी है, कितनी? लेकिन देख लेंगे नोट्स में हम कितनी लिख रही हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा बोर्ड पर तीनों को। किसको? कहां पर? तो अरे एक तो घर्षण, एक प्रेरण, एक चालन। कौन सी? हाँ, तीनों विधि बहुत आसान है, बस तुम जहां समझोगे तुरंत याद है जाएंगी।
ठीक है, आगे चलें। आवेश संरचना का नेम क्लियर है, लिख दोगे? ठीक है, तो एक बार और, इस नियम के अनुसार न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेजा। ये पता होनी चाहिए कि नियम में कह का रहे हो है स्थानांतरण किया का, वो जेना सर स्थानांतरण का चीज होते हैं। स्थानांतरण का मतलब एक जगह थे दूसरी जगह। नेक्स्ट आ रहा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ध्यान से सोचो, ऊर्जा संरक्षण सेम है। ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं केवल एक वस्तु, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकता है, रूपांतरित कर सकता है। अब ध्यान से सुनो, जैसे हमारे वैद्युत ऊर्जा दी पंखा में, और पंखा ने वैद्युत ऊर्जा मोटर लगी हुई, वैद्युत ऊर्जा कायम कन्वर्ट हुई यांत्रिक ऊर्जा में, काय में, और यांत्रिक ऊर्जा पंखा घुमावेगी, और यांत्रिक ऊर्जा फिर कायम कन्वर्ट है हुई पवन ऊर्जा में, काय में। तो ऊर्जा कोई तो कन्वर्सेशन है रो है, ठीक है। तो केवल रूप परिवर्तित कर सकते। तो मन देखेंगी कि जो विद्युत बनाई जाती है नदी में बांध लगा दे जाता है, क्या कर दे जाता है। अब बांध की जैसी हाइट बढ़ती का है का, तो भाई गुरुत्व स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है का। और फिर जो बांध में जगह जगह वो पाइप से लगा देता है, वो पाइपन से पंखा से होता है, उन पर पानी डालता है, क्या डालता है। अब जैसी ऊपर से पानी नीचे उगरे हो तो पंखा घूमता है, बोलते कहते हैं टरबाइन घूमता है। वो टरबाइन नो संबंध एक बेल्ट द्वारा जनरेटर से कर देता है, विद्युत जनरेटर से वाते बिजली। और बांध क्या बना जाता है, कहूँ ऊंचाई से पानी आ रहा हो नीचे में आऊं तो मैं बांध बना देता है, क्या बना देता है। और बांधते बहुत ज्यादा सुविधाएं बातें, बहुत सारे क्षेत्र में पानी भेज सकता है, यानी सिंचाई को फायदा है, एक विद्युत बनावे को फायदा है, और एक जो फायदा है कहूँ पानी ज्यादा आएगा तो वह कंट्रोल करके कछु एरियन डूबे थे बचाया जा सकता है। तो क्या फायदा है बांधते, ठीक है। तो बांधने जो परियोजना होता है उनसे कहता है बहुउद्देशीय यानी जिन परियोजनाओं का उद्देश्य एक से अधिक होता है उन्हें कहता है बहुउद्देशीय। तो बांध कौन सी परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। जब हम पहुंच जाओगे तुम आगे, अब टॉपिक पे लौट के आता है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है केवल रूप में रूपांतरित। लिख दोगे, लिख दो बेटा, लिख दो, जल्दी लिख दो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। द्रव्यमान तो इंग्लिश में क्या कहता है, मास, ठीक है। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कहा है, ध्यान से सुनियो। कोई द्रव्यमान है या द्रव्यमान की ऊर्जा है जितनी हो, अब वस्तु को द्रव्यमान बढ़ जाए चाहे कछु है जाए और बाहर से आदान प्रदान होए, और बाकी कुल ऊर्जा, यानी अभिक्रिया से पहले वस्तु को कुल द्रव्यमान और ऊर्जा, और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान और ऊर्जा कैसे रहेंगे, नियत रहेंगे। द्रव्यमान घट जाएगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ऊर्जा घट जाएगी तो द्रव्यमान, लेकिन दोनों ना टोटल जो है कारेगो सेम रहेगो, कारेगो। तो मैं या थोड़ा तुम जाते समझ जाओ, समझ नहीं पाओगे तो मैं फॉर्मूला के बेसम लिखा दें तू, यानी काऊ वस्तु के द्रव्यमान में डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति होती है, काय की। तो जाते हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी,
आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा ई कह लियो या ई कह लियो, मैं बताऊंगा डेल्टा ई कब कहनी है और ई कब कहनी है। डेल्टा एम, डेल्टा एम, पहले कोई ऊर्जा फूर्जा ना आई, कहा ना आई, और डायरेक्ट डेल्टा ई, डायरेक्ट ई ऊर्जा मिली तो एम से पहले ऊर्जा आई और अब की ऊर्जा है, और घटाए के लिख रहे हैं तो डेल्टा से करेंगे, और पहले कुछ नहीं था और डायरेक्ट ऊर्जा मिल रही है तो ई पे डिपेंड कर देंगे, और तुम्हारी मर्जी है काउते कर लो, ठीक है। तो लिखो किसी निकाय के द्रव्यमान में डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति होती है, क्षति हानि कमी कछु लिख दो, डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति होती है, तो मेरे फोन कहाँ गया रे, डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति होती है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी का है बेटा, प्रकाश को भी काय को, और इसका मान होता है 3 × 10⁸, और कोई वेग हो बाके पीछ हमेशा मीटर प्रति सेकंड आवेगी, ठीक है, समझ जाओगे थोड़ी देर बाद। देखो जहां सी, देखो जहां सी प्रकाश का वेग है, ठीक है, आगे चलें। देखो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और रेखीय संवेग संरक्षण को नियम क्या कहते हैं, काऊ वस्तु पे बाहरते बल न लगे, कहां थे, तो वाको संवेग नियत रहेगो, का रहेगो, अब कैसे नियत रहेगो, ध्यान से समझो। न्यूटन को दूसरा नियम पढ़े, नहीं पढ़े हैं तो मैं 100 टर्म बता मत जाऊंगा, मुझे बेसिक में क्या करना है, जो चीजें आगे यूज होंगी, गति के समीकरण नहीं पढ़े हैं तो केवल समीकरण लिखाऊंगा, प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ मैं करा चुका है 11th में। तो पहला नियम क्या कहता है, डेल्टा पी बटे, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के अनुक्रमान, अब जे जीरो है का है, तो डेल्टा टी जीरो में आवे ही ना आवे, आवे ही ना आवे, तो डेल्टा पी बराबर का है, जाओ बेटा, और डेल्टा बता तो दो चीजों को डिफरेंस हुआ है, का है, दो चीजों में बहुत अंतर कम हो तो वह डेल्टा से डिपेंड कर देता है, कहते डेल्टा से। तो ये बताओ P2 माइनस एक है तो ले जाएंगे तो P2 बराबर, यानी P बराबर कह दो नियतांक है, का है, नियतांक, नियतांक कहता है कि जितना पहले हो उतना ही, तो लिखेंगे कैसे, किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल शून्य है तो उसका संवेग नियत रहता है, का रहता है, और कोणीय संवेग संरक्षण को नियम का कहते हैं, काऊ वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण का शून्य है, का है, तो आपका कोणीय संवेग नियत रहता है। देखो इस नियम के अनुसार कार्यरत किसी वस्तु पर
बाह्य बल शून्य है तो क्या, तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। और शॉर्ट टर्म में कैसे लिखेंगे मासा, तो बहुत लंबी लाइन है, शॉर्ट टर्म बताओ तो अर्थात लिखो, अर्थात। और डायरेक्ट बता दियो संवेग संरक्षण को नियम P बराबर नियता, लिख गो। लेकिन मासा जितना सवालों में यूज नहीं होता है, तो कौन सा लगता है, या P बराबर M1 V1 बराबर M2, या न्यूमेरिकल से हम यूज करते हैं काय में जाए ना है। P बराबर एम बी, जितनी चेंजिंग वही वो बाद में है जाए, द्रव्यमान घट रहे हो तो वेग बढ़ जाओ, वेग घट रहे हो तो द्रव्यमान बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कोणीय संवेग क्या होता है, तो बाह्य बलागुण का, बाह्य बलागुण होता है टाउ बराबर आर क्रॉस एफ का, अब काऊ वस्तु पे बाह्य बल आगुण का है शून्य का है। या एक और फॉर्मूला होता जाओ, टाउ वेक्टर बराबर डेल्टा जे बटे डेल्टा, अब जी जीरो है का है, तो जी कहां पहुंच जाएगा, और निकर का अब जे वेक्टर बराबर, तो जाम का लिखेंगे, सेफ दूसरे की कॉपी माननी है ना, जाते पहले भाई की, बस बल की जगह क्या लिखनी है, बल आगुण, संवेग की है क्या लिखनी है, कोणीय संवेग, क्या लिखनी है, बल की जगह और संवेग की जगह, और सेम छाप दो, सही आ जाए। लिखो तो बेटा, इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कार्यरत का शून्य, कार्यरत बाह्य बल आगुण शून्य है, उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। अर्थात लिख दो जे बराबर, या नोट कर दो, जे बराबर नियतांक। सवाल कैसे आता है मैं वैसे ही मुंह से बोल देता हूं, कोई कहते 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु है काय की, और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, और 10 किलोग्राम की वस्तु से टकराती है, क्या करती है, तो वह को वेग कितना होगा, वह वस्तु को वेग, बस आगे को गुणा करो, पीछे वाई को गुणा करो, और जो पूछो का बटे भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। कोई पूछा बेटा मैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा हूं और मेरा द्रव्यमान 60 किलो है, का है, तो मेरा संवेग कितना होगा, मेरा द्रव्यमान कितना है 60 मीटर प्रति, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर प्रति, संवेग पूछो P बराबर mv। अब m को मान और v को मान कहेगो 60 किलोग्राम को बेटा, अब जाको द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मात्रक कितना होता है, अरे मैंने ये गलत लिख दो ने का, केजी, तो किग्रा मीटर प्रति, का चीजों संवेग निकलवा जाए तो फॉर्मूला P बराबर एम भी रहना है कि जो चेंज आ जाओ,
चेंज का ऐसा होता है, द्रव्यमान चेंज ऐसा तो है, और वेलोसिटी चेंज ऐसा होता है। तो ध्यान से एक बात सुनो, कोई आदमी हल्को है और तेज गति कर रहा है, क्या कर रहा है? हल्का है और तेज गति कर रहा है, वो हमसे टकरा जाए तो हम झेल जाएंगे। लेकिन कोई भारी चीज है, कितनी एक्स्ट्रा कोई फर्क हुआ है, कितना द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, चाहे 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही गति कर रहे हो का, तुम बातें मत टकर रही हो, जो बाबा संवेग बहुत ज्यादा है, तुम बेल जाएगो रोड पे, बेल जाएगो। ठीक है, सपोज करो कोई छोटी सी चीज है 10-20 मीटर से गति कर रहा हो, लग जाइए थोड़ी बहुत लगेगी, हम थोड़ी ना है भाई दिशा में, लेकिन कोई गाड़ी है 10 मीटर से आ रही है और हमारे 10 मीटर थे, तो हम वहां ढकेल देंगे, वो हमें ढकेल देगी, दोनों नहीं 10 मीटर है, अंतर कहाँ है, काय में? हाँ, द्रव्यमान ज्यादा वेग समान है तो संवेग कौन ज्यादा होगा? जाको वेग दोनों नहीं समान है का, लेकिन संवेग फिर कौन ज्यादा होगा? जाको द्रव्यमान ज्यादा हो। तो कायु वस्तु के जड़त्व की माप कौन है? द्रव्यमान। कोई वस्तु जितनी ज्यादा बड़ी होगी वाको द्रव्यमान उतना, तो भाई हमें हिलाए हुए डुलाए हुए काजे इतने ही ज्यादा बल की। ठीक है, आगे चलता है, कौन सी संवेग संरचना ऐसी, उसमें I1 ω1 बराबर I2 ω2, तो वो उस टाइप के सवाल हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट हेडिंग डालिए भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। अब ध्यान से सुनो, कितने बालक जानता है भौतिक राशि कहां होते हैं? ना जानता? कोई नहीं जानता? तू जानता है? बताइए क्या होती है, तो ध्यान से सुन लो, नहीं जानते तो आज के बाद नहीं भूलोगे। जा चीज को हम मापन कर सकें, क्या कर सकें, और गाँव में हम क्या करते नाप दें। अब भाई भाषा नाप दें समझ लो, मेरी भाषा में फिजिक्स में नाप बे या माप बो कहता है, क्या कहता है? बस अंतर है वो फिजिक्स की लैंग्वेज और तुम्हारी लैंग्वेज। जा चीज को हम मापन कर सकें तुम्हारी भाषा में नाप दें, अंतर का छूना है ना, नापना मापना, केवल शुद्ध और अशुद्ध लैंग्वेज को अंतर हुआ। ठीक है, यानी जहां चीजें हम नाप सकें वो सब भौतिक राशि हैं। अरे एक ही बात है, एक ही बात है, उसमें पॉइंट मत पकड़ा कीजिए, बस डाउट हो वह पूछो करो। मैंने पहले कह दिया हम नाप भैया क्या कहता है, माप भैया क्या कहता है, लेकिन एक्चुअली रियल शब्द का है माप। जहाँ चीजें हम माप सकें वो सब कहाँ है, और जहाँ माप पे न सकें, द्रव्यमान है माप सकता है ना, है लंबाई है, दूरी है, वेग है, चाल है, प्यास है। प्यास नहीं नापी जा रही है, केवल द्रव्यमान नापे जा रहा है, पानी इतने लीटर पानी पीऊंगा ऐसा ना हो, प्यास लग रही है 250 ग्राम 500 ग्राम ऐसा ना होता। ठीक है, यानी जा चीजें हम नाप सकें वो सब कहाँ है, भौतिक राशि है। लंबाई, दूरी, बल, ऊर्जा। और कोई डाउट किसी को है ना? तो वे गुणधर्म कौन से, अभी लिखना नहीं है, यानी वे राशियां जिनका मैं 2 डेफिनेशन बोलूंगा, तुम जो बढ़िया लगे वह नोट करा लियो, जो तुम्हें अच्छी लगे वो तो मैं तो केवल हम बनाना जानते हैं डेफिनेशन। क्या जानते हैं? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन जो साथ जो हमें अच्छी लग रही है क्या लिखा था, वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके। प्रत्यक्ष को मतलब सामने होए, अप्रत्यक्ष को मतलब सामने वाको क्या कर सकें, वो क्या कहलाएंगी सब, या वे गुण धर्म जिनका क्या कहलाएंगी, कौन सी लिखा दें, दूसरी भाई कोई लिख लो पे, आप लिख लो दोनों से, कोई लिख लो पे आप, नोट डाउन। एक बार और पूछे, द्रव्यमान का है बेटा, समय,
जल्दी जल्दी बोलो। समय, लंबाई, ऊंचाई, भौतिक राशि है। वेग, चाल, संवेग, प्यार नहीं है, सुना है सा? चलो जाको मापन ऐ थोड़ी ना कह सकते हम तुमको 3 किलो 5 किलो, है ना? अच्छा है, नहीं टेम्परेचर है वो, बुखार नहीं है। उसका टेम्परेचर नापा जा, बुखार नहीं नापा जा रहा। तू नापे जा रहा हो, तेरी लंबाई नापी जा रही है ना कि तू, है ना? तो वो लंबाई में आ जाएगा, किसमें? कोई डाउट? अब बेटा एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड केल्विन। कौन? केल्विन ने कहा साहब भौतिक विज्ञान जो है मापन को विज्ञान है। का है? तो भौतिक विज्ञान ही तुम जानते, एक और डेफिनेशन बताया सकते हो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर राशियों का मापन किया जा सकता है, भौतिक विज्ञान। जब आते हम ना कह रहे, को कह रहे हैं लॉर्ड केल्विन, और सही कह रहे हैं। गलत कहते तो उन पर उंगली उठा देते, शायद हम तो और कछू आएगो। अब काउ भौतिक राशि के मापन की दो अपेक्षाएं, कितनी कितनी? एक मानक मात्रक और एक परिमाण का। मैंने लिखा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। काउ भौतिक राशि के निश्चित परिमाण है, का है? मानक मात्रक कहते हैं। क्या कहता है? अब काउ मानक मात्रा में 5 गुण होने चाहिए, 4-5 गुण होने चाहिए, या अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होए। का प्राप्त होए? सरलता से उपलब्ध होए, पुनः आसानी से प्राप्त किया जा सके, जहां पर बाह्य कारक ताप दाब आदि का कोई परिवर्तन जी क्या कहलाता है? मानक मात्रा में 5 प्रॉपर्टीज। एक होता है आंकिक मान। क्या? भौतिक राशि के परिमाण है, का है? आंकिक मान कहता है। क्या कहता है? जो बतामत्व है परिमाण के जा में मानक मात्र कितनी बार यूज करो गयो है। हम लिख दें 100 मीटर, कितना? तो लंबाई को मानक का माना गया मीटर, और जहां में 1 मीटर कै बार लिया गया है, हम लिख दें 100 सेकेंड। तो जहां में मानक का माना गया है और 1 सेकेंड कै बार ली गई है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब एंड आ रहा हूं, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अरे छोड़ देंगे भाई, काई परेशान हो। जब तुम जी देखने लग जाओ टाइम है गो, तो सोच लियो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और जिन साल पर है घंटा कहाँ के नहीं करेगो, तो जब तक इंटरेस्ट आ रहा है, तो अब लगता है बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब बेटा भौतिक राशि ने 2 आधार पर वर्गी। अब शांत, काहुआ पूछी जाए तो भौतिक राशि कै तरह की होते हैं? सब कहेंगे 2 तरह के होते हैं। कोई कहेगा सदिश सदिश, कोई कहेगा मूल और व्युत्पन्न। तो बेटा जिनको आधार है, क्या है? सदिश सदिश काय आधार पर तोड़ी गई हैं, और मूल और व्युत्पन्न काय आधार पर तोड़ी गई हैं। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। काय पे? तो लिख दो, भौतिक राशियों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। कल की क्लास बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है।